हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और एनसीईआरटी के संपूर्ण हल, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। प्रश्न नंबर 9 तक हम कर चुके हैं। अब हमें बात करनी है प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 9 बेसिकली अवतल लेंस पर था और यहाँ पर हमने एक फलन भी तैयार किया था कि भाई अगर लेंस और वस्तु के बीच की दूरी बदलें तो प्रतिबिंब की दूरी किस प्रकार बदलती है। प्रश्न नंबर 10 में भी कुछ ऐसा ही है और यह उत्तल लेंस पर आधारित सवाल है। 9-10 सबसे पहले हम लिखते हैं भाई कौन सा लेंस इसमें इस्तेमाल होगा। उत्तल लेंस। अब जानकारी क्या है उत्तल लेंस के बारे में। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन, यानी कि ये संयोजन है, सिर्फ उत्तल या अवतल नहीं है फोकस दूरी के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी इसमें एक फोकस दूरी उत्तल लेंस वाली है, इसे मान लेते हैं f1, ये है +30, और दूसरा इसमें अवतल लेंस भी है, इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं f2, ये है -20 सेंटीमीटर। ठीक, संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी f क्या लिखते हैं इसको, इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है 1/f 1/f1 + 1/f2। देखो यहाँ से आ जाएगा 1/f 1/30 प्लस का, ध्यान रहे यहाँ चिन्ह पद्धति का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, -20। यानी जैसा लेंस है उसका जैसा फोकस होता है, जैसी उसकी फोकस दूरी होती है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए उत्तल लेंस का क्या लगाया +30 और अवतल लेंस का -20। इसको हल करते हैं अपन तो क्या मिलेगा हम लोगों को। एलसीएम क्या बना लूँ, 60 बना लेता हूँ, इसको +2 कर लेता हूँ, इसको -3 कर लेता हूँ, तो फोकस दूरी आ गई 60 सेंटीमीटर माइनस में। यानी जो लेंस बना दोनों को मिलाकर वह अवतल है। उसकी प्रकृति कैसी है, वह अवतल है। अवतल को क्या कह देते हैं, अपसारी, इसे कह देते हैं अपसारी। तो यहाँ तक की बात तो सिंपल है। फोकस दूरी का एक फार्मूला जो है हमारे पास ये होता है, जितने चाहे लेंस हों इसमें लगाना होता है हमको, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 जितने भी हैं। ठीक, और क्या पूछना चाहता है, यह तंत्र अभिसारी है या अपसारी, ये भी पता लग गया, बात पूरी हो गई। यानी सवाल नंबर 10 में बस इतनी सी बात है। ठीक, चलिए 10 का उत्तर मिलाएंगे, जांच करेंगे उत्तर की, फिर अगला सवाल करेंगे। जब तक उत्तर की जांच होती है तब तक आप अगला सवाल जो है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस है। ठीक, तब तक आप अगला सवाल पढ़ा करें, जब तक बोर्ड साफ़ होता है तब तक भी आप अगला सवाल पढ़ा करें। यूट्यूब वाले बोल देते हैं सर बोर्ड साफ़ करने में समय बर्बाद होता है इतनी जल्दी नहीं करनी, ये क्लास रूम है, क्लास के अंदर का वीडियो है, फुल कोर्स रहता है हमारा, तो वीडियो को बीच में काट पीट नहीं सकते, इसलिए बड़े आराम से चलेंगे। 10 नंबर हो गया, 11 नंबर पे चलते हैं। इधर ले लेता हूँ 9-11। ठीक, 9-11 में क्या है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इधर लेने से काम नहीं चलेगा, जगह ज़्यादा चाहिएगी, मिटाना पड़ेगा, मिटा देता हूँ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी पर आधारित प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, इसको बहुत ध्यान से करेंगे। चलो ये आ गया 9-11। ठीक, 9-11 किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर दूरी का नेत्रिका लेंस
एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। किसी बिंब को अभिदृश्य के से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी 25 पर हो और या अनंत पर बने, आवर्धन क्षमता क्या है। तो जो गिवन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो बातें आपको बताई हैं जरा वो लिख लें पहले। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एपो, ये 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं इसको, और नेत्रिका की दूरी है 6.25 या 25/4 ऐसा भी लिख सकते हैं, आसान पड़ेगा हमारे लिए। और लेंसों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो एक छोटा सा चित्र बना देते हैं, देखो ये बना देते हैं नेत्रिका, और ये बना देते हैं अभिदृश्यक लेंस। इस पर लिख देते हैं एफओ, इस पर लिख देते हैं एफई। ठीक, आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब डी बराबर 25 सेंटीमीटर पर हो, डी बराबर 25 सेंटीमीटर पर हो, ऐसे। ठीक, तो ये जो दूरी है देखिए दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी है ये बताई हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब मान लीजिए अभिदृश्यक लेंस के सामने कोई वस्तु रखें और उसका कोई प्रतिबिंब बनाए ऐसे, तो ये होती है दूरी VO और ये बन जाएगी 15 माइनस VO। अभिदृश्यक लेंस से VO और नेत्रिका से 15 माइनस VO, यही होता है UE, यानी नेत्रिका से वस्तु की दूरी। क्योंकि नेत्रिका इस प्रतिबिंब को वस्तु मानेगी और अंतिम प्रतिबिंब बना देते हैं 25 पर, तो ये दूरी जो है पूरी ये बनानी है आपको 25, जो कि D के बराबर होती है। तो नेत्रिका के लिए अगर समीकरण लगा दें सबसे पहले, क्योंकि नेत्रिका के बारे में हमें जानकारी ज़्यादा है, 1/VE माइनस 1/UE बराबर 1/FE। 1/VE 1/VE माइनस 25 और 1/UE 1/25/4। तो UE जो आ रहा है हमारे पास हल करके वो आ रहा है -5। इसको हल कर लेंगे, माइनस में देखिए ये 4/25 होगा, माइनस का हो जाएगा, UE उधर पहुंच जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा। ठीक, UE हो गया हमारे पास -5। -5 से हमें ये VO मिल जाएगा। VO कितना मिल रहा है हमारे पास देखिए, 15 माइनस 5 ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये VO है। ये ना देखिए VO, भाई ये दूरी अगर 5 मिल गई, ये दूरी 5 सेंटीमीटर हो गई हमारी, तो ये कुल दूरी कितनी है 15, तो ये कितनी बचेगी, ये बचेगी 10। यानी जो प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस ने बनाया वह अभिदृश्यक लेंस से 10 सेंटीमीटर पर है। अभिदृश्यक लेंस का सूत्र लगा देते हैं। अभिदृश्यक के लिए 1/VO माइनस 1/UO 1/FO। अभिदृश्यक ने 10 पे बना दिया, UO उसका हमें पता नहीं, उसकी फोकस दूरी है 1/2, तो 1/10 माइनस 1/2 1/UO। UO आ गया -2.5 सेंटीमीटर, ये आ गया UO। ठीक, अब UO मिल गया, VO मिल गया। आवर्धन का सूत्र, ठीक, आवर्धन का सूत्र यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखो आवर्धन होता है -VO/UO 1 + D/FE। जब अंतिम प्रतिबिंब D बराबर 25 सेंटीमीटर पर हो, कहाँ से हो, नेत्रिका से,
नेत्रिका से अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर। यह है अंतिम प्रतिबिंब, यह वस्तु है, ये पहला प्रतिबिंब है जो अभिदर्शक ने बनाया था। तो सारे मान आ गए, तो अभी आवर्धन निकाल देते हैं। आवर्धन आ गया, देखो -VO/UO, तो -+10 UO -2.5 1 + 25/4, तो ये 25 कट जाएगा। देखो ये उत्तर आ रहा है 20। हल कर लो, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, D/25 4 ऊपर चला जाएगा, एक इसमें जुड़ जाएगा। आवर्धन आ रहा है 20, तो यानी M जो है वो आ गया, जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर है, M का मान आ गया 20, ऐसा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला उत्तर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी, इनमें 2 तरह के समीकरण होता है हमारे पास। एक होता है नेत्रिका का, एक होता है अभिदर्शक का। ठीक, हमें वहाँ से दूरियों को लगाकर, सूत्रों को लगाकर, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए अपने सवाल हल करने होते हैं। उसके बाद 2 तरह के आवर्धन होते हैं हमारे पास, आवर्धन क्षमता या आवर्धन। एक जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर हो, एक जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। चलिए अब बात करते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है। ठीक, कैसे करेंगे उसको भी कर देते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है, ठीक, तो इसके लिए क्या करें, यहीं से शुरू करते हैं, नेत्रिका के लिए आ जाते हैं, ये वाला। ठीक, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है, तो माइनस अनंत UE FE, तो UE जो है वो FE के बराबर है। माइनस FE पे वस्तु रखी है, यानी नेत्रिका जिस वस्तु को देख रही है ये वो वस्तु है जो कि अभिदर्शक लेंस का प्रतिबिंब है, ये वाला। ये कहाँ रखी है, ये रखी है FE पर। तो ये दूरी कितनी बचेगी, ये FE पर रखी है, तो ये दूरी 10 नहीं बचेगी। देखो ये कहाँ रखी है वस्तु, ये रखी है 25/4 पे, ये रहा FE का मान। तो ये दूरी कितनी बचेगी, ये बचेगी 25 बने, आप घटा सकते हैं यहाँ पे 15 में से 6.25 घटाते 8.75, ये बचेगी 8.75 पे। तो 8.75 VO हो गया। क्यों, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब अगर ये अनंत पे जाएगा, ये प्रतिबिंब, तो वस्तु नेत्रिका के फोकस पे होगी। फोकस है 25/4 और कुल दूरी कितनी है 15, तो 15 में से 25/4 घटाओगे तो अभिदर्शक लेंस से यह प्रतिबिंब 8.75 बजाएगा। तो अभिदर्शक लेंस के लिए समीकरण लगा देते हैं। ये लगा दिया, देखो मैंने, कितने पे है दूरी, ये है 8.75, प्लस में UO ये है 1/2, तो 1/8.75 1/2 है ना, ऐसा, माइनस 1/2 1/UO। UO का मान यहाँ से कितना आ रहा है, ठीक, तो ये हो गया 8.75 होगा तुम्हारा 17.5, 8 और 8 16, 75 17.5 हो गया। तो ऊपर आ गया 17.5, नीचे आ गया 6.75, ये माइनस ये UO आ गया तुम्हारा सेंटीमीटर में, यानी 2 कुछ जो है ये लगभग ये आ जाएगा तुम्हारा UO। ठीक है, अब यहाँ पर जो आवर्धन है वो कितना है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो तो आवर्धन कितना होता है, यहाँ लिखता हूँ, आवर्धन होता है LD/FO/FE, ये आवर्धन है। जो L है वो लेंसों के बीच की दूरी या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। L है केवल, इसे कहते हैं ट्यूब लंबाई। ये दोनों लेंसों के जो अंदर वाले फोकस हैं उनके बीच की दूरी है। देखते हैं इसका फोकस कितने में पड़ेगा, इसका फोकस पड़ेगा यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर, और इसका फोकस पड़ेगा यहाँ से 25/4 पर।
ठीक, तो ये जो बीच की दूरी है थोड़ी सी दोनों फोकस के बीच की, ये हो गया एफ ई, ये हो गया एफ ओ, इसे ही कहते हैं अपन एल। तो ये प्रतिबिंब है 875 पे यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे ये फोकस है, ये एफ ई है। तो देखा जाए एल, तो एल कैसे निकलेगा, एल निकाल लो, 15 एफ ओ प्लस एफ ई प्लस एल, ये एल है, देखो एफ ओ, ये एफ ई, और इनके दोनों के बीच की दूरी एल, और कुल दूरी कितनी 15, इससे भी निकाल सकते हो, या इस वीओ में से 875 में से 2 घटा दो तब भी आ जाएगा ये। तो कुल मिला के 675, एल हो गया 675, ये हो गया, ठीक। तो आवर्धन कितना हो गया, आवर्धन हो गया 675, डी 25, एफ ओ 2, और ये 25/4, 25 कट गया, ठीक, 2 कट गया, ये 2 हो गया, ये कितना हुआ 675, ये हो गया 13.5, ये आ गया, देखो 13.5 आ गया आवर्धन जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, ठीक। गलती कहाँ होती है, इस एल में गड़बड़ हो जाती है। ये जो एल है ये इस सूत्र से निकलता है, ऐसे, ये होती है लेंसों के बीच की दूरी, ये अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, ये नेत्रिका की फोकस दूरी, और ये एल, यहाँ से निकाल के तब लगाएंगे इसको, ठीक। चलिए, तो कहाँ पर रखा है इस बार वस्तु को, ये रहा 17.5 675, और इस बार आवर्धन कितना है 13.5। एक ही न्यूमेरिकल अगर ठीक से समझ लिया जाए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अगर यही आंकिक सवाल ठीक से समझ लिया जाए तो इसके आधार पर सारे सवाल हो जाते हैं, ठीक। चलिए लेते हैं अगला सवाल। नौ 12, पच्चीस सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदृश्यक 8 मिलीमीटर फोकस दूरी का है, नेत्रिका 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की है, का उपयोग करके अभिदृश्यक से 9 मिलीमीटर दूरी पर रखे बिंब को सुस्पष्ट फोकसित कर लेता है। दोनों लेंसों के बीच पृथक्करण दूरी क्या है, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्या है या आवर्धन क्षमता क्या है, ठीक। इसका मतलब सुस्पष्ट जो है व्यक्ति देख लेता है, और व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनता है। आवर्धन क्षमता के लिए क्या करें, यही लगेगा -VO/UO 1 + D/FE। FO का मान 8 मिलीमीटर है, FE का मान 25 मिलीमीटर है। देखो मिलीमीटर में बना दिया मैंने, क्योंकि मिलीमीटर में चलाएंगे अगर तो मिलीमीटर में आ जाएगा, ठीक। UO -9 मिलीमीटर है, ठीक। ये भी बता दिया कि वस्तु कहाँ रखी है सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से, दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या है ये बताना है, और आवर्धन क्षमता क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए
एक बटा वी ओ माइनस एक बटा यू ओ बराबर एक बटा एफ ओ कर दो फटाफट। एक बटा वी ओ माइनस एक बटा माइनस 9 एक बटा प्लस 8। एक बटा वी ओ एक बटा 8 माइनस एक बटा 9 वी ओ 72 मिलीमीटर 72 mm प्लस, यानी अभिदृश्यक लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया है वो 72 mm पे बनाया है। छोटा सा चित्र बना लिया जाए ताकि समझ में आए चीज़ें। यह अभिदृश्यक लेंस के सामने वस्तु रखी है और ये इसका प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब बना है पहला 72 mm पर और वस्तु रखी थी 9 mm पर, और ये फोकस एफ ओ जो है इसकी फोकस दूरी थी। ठीक, अब नेत्रिका ने अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनाया है ऐसे, और नेत्रिका की फोकस दूरी मालूम है, ये रहा। तो इन दूरियों को, फोकस दूरी को, नेत्रिका को सेंटीमीटर में लिया जा सकता है क्योंकि ये दूरियां बड़ी हैं। तो लिखते हैं नेत्रिका के लिए 1/-25 माइनस 1/UE बराबर 1/2.5। ये सब सेंटीमीटर में है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ है? -25 पे है, नेत्रिका से बाईं तरफ है तो -25 लग गया। ठीक, और इसकी फोकस दूरी ये रही 2.5 सेंटीमीटर है। तो नेत्रिका से वस्तु कहाँ पर है? ये वो दूरी है जिसे तुम यूई कहोगे। नेत्रिका से ये है नेत्रिका, ये यूई है। ये आएगा, देखो यहाँ से हल कर लो इसको हल करो। ऐसे लिख दिया मैंने, ये 1/2.5 है, इसको मैंने 10/25 लिख दिया, इधर ले आया। ये पहले से ही था, ऐसा कर दिया मैंने। तो ये हो गया -11/25 1/UE। तो UE आ गया तुम्हारा 25/11 माइनस में। ठीक, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी तुम्हें मिल जाएगी। अब लेंसों के बीच की दूरी कितनी, इसको कहते क्या कहें? इसको कुछ नहीं कहें, इसका कोई प्रतीक नहीं होता, इसको ऐसे ही लिख दो, लेंसों के बीच की दूरी। ठीक, छोटा l बता सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक, ये है 25/11 माइनस में, इसका करेंगे परिमाण, क्योंकि माइनस नहीं करना, जोड़ना है। दूसरे वाली दूरी VO है, VO ये रहा 7.2 सेंटीमीटर में। इसे हल कर लेते हैं अपन। ये कितना हो जाएगा? देखो 11 दूनी 22 बचे 3, 11 तिया 33 लगभग। ये कितना हो गया बताओ? 9.4 सेंटीमीटर। ये लेंसों के बीच की दूरी है। ठीक, उत्तर मिला देते हैं, क्योंकि अगर ये उत्तर ठीक ना हुआ तो आवर्धन का उत्तर भी ठीक नहीं होगा हमारा। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देखते हैं। लेंसों के बीच की दूरी कितनी आ रही है? 9.47 47 सही। पूरा करें इसको, क्योंकि लगभग कर दिया मैंने। ये 9.47 आ रही है। ठीक है, ओके। इसके बाद आवर्धन। अब हमारा आवर्धन भी ठीक आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये वैल्यू ठीक आ गया, आवर्धन भी हमारा ठीक आ जाएगा। आवर्धन का सूत्र ये पड़ा देखो। ठीक, इसी में मान लगा दो। ठीक, चलो इसी में मान लगाओ। ये चैप्टर मुश्किल है थोड़ा सा, इस चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। ये चैप्टर मुश्किल है, सूक्ष्मदर्शी वगैरह के अंकिक थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन अगर हमने अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका के समीकरण ठीक से लगाने सीख लिए तो हमारा काम हो जाता है। चलिए, VO कितना आया? VO 72, तो ये लिख दिया मैंने 72। U कितना था? 9 माइनस में 1 प्लस D 25, FE 2.5। ये लो, सेंटीमीटर में लगा दिया मैंने। ठीक, एक सूत्र का माइनस है यहाँ पे, तो ये हो गया +8, ये 10, तो ये हो गया 11 8, ये हो गया 88।
m आ गया 88। ठीक, 88 m चेक कर दिया जाए फटाफट। 9 12 m आ गया 88। आवर्धन क्षमता या आवर्धन 88 आ गया। ठीक, तो समीकरण कैसे लगें देखें, समझें, 2 बार लगा के देखें, अपने आप करके देखें। कुछ समझ में आया थोड़ा सा, कुछ मालूम नहीं भी आया, चिन्ह पद्धति कैसे लगी है, लेंसों के बीच की दूरी कैसे लगी है, कहाँ कहाँ जोड़ घटा किया गया, अपनी तरफ से फाइनल कर लें। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, 11वीं और 12वीं बड़े महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब चलेंगे सवाल नंबर 13 पर। ओके, अब ले रहे हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 13 में दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी, यानी जो टेलीस्कोप, दूरदर्शक, दूर से चीज़ों को देखने वाला, इसके बारे में हमने अपने सूत्र बनाए हैं। 2 तरह के सूत्र हैं इसमें भी। एक, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, एक जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनता है। तो दूरदर्शक के लिए हमारे पास 2 सूत्र हैं जो कि अपवर्तक दूरदर्शी के सूत्र हैं। और मैंने बताया था कि परावर्तक दूरदर्शी का कोई सूत्र नहीं है। कुछ अध्यापक परावर्तक दूरदर्शी का सूत्र भी लिखवा देते हैं, परावर्तक दूरदर्शी का कोई सूत्र नहीं है। हालांकि परावर्तक दूरदर्शी पे आंकिक प्रश्न बनता है, लेकिन वह आवर्धन पर नहीं बनता, सामान्य प्रश्न बनता है। एक प्रश्न है हमारे पास, हम करेंगे उसको, ठीक, बताऊंगा मैं, जो परावर्तक दूरदर्शी पर आधारित है। ओके, चलिए ये तो वही महत्वपूर्ण बात। अब लेते हैं सवाल नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आ गए हैं। देखिए, किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी, इसे कहते हैं हम FO। जो जानकारियां हैं हमारे पास उनको लिख लेते हैं। FO 144 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की फोकस दूरी को हम कहते हैं FP, ये है 6 सेंटीमीटर। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है? अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी है? आवर्धन अक्षमता, आवर्धन अक्षमता 2 तरीके से निकाली जाती है। एक m होता है FO/FE, दूसरा m होता है FO/FE 1 + FE/D। ये 2 आवर्धन क्षमताएं होती हैं। इसमें जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होता है और ये तब है जब अंतिम प्रतिबिंब D बराबर 25 सेंटीमीटर माने पर होता है। ठीक, तो D का मान कितना रखते हैं अपन? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कुछ ऋणात्मक नहीं है। कुछ अध्यापक इन सूत्रों को ऋणात्मक में सिद्ध कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप करेंगे ऐसा तो आपका गलत होगा और आपके परीक्षा में नंबर कटेंगे। इसलिए प्राइवेट किताबों में ये सब दिया होता है, उनसे सावधान रहें। यहाँ ऋणात्मक जैसी कोई चीज़ नहीं है। चलिए निकालते हैं इससे। FO/FE के अनुसार 144/6 कितना हो रहा है ज़रा देखिए। 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। दूसरे से निकालते हैं। ये हो गया 24 और 1 + FE, FE है 6 और ये हो गया 25। ये कितना बनेगा ज़रा देखें। 24 गुना 31/25, 24 गुना 31 करना पड़ेगा। तो 24 × 24
24 या 72 बटे 25। एक उत्तर ये है, एक उत्तर ये है। ठीक, ध्यान देने की बात यह है कि जो आवर्धन क्षमता है 24 कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है। और ये देखिए 24 से थोड़ी सी ज़्यादा, 24 से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, चलिए, यानी जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाया जाता है तो आवर्धन क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि वस्तु दिखती पास है और आकार में थोड़ी सी बड़ी दिखती है, जिससे कि वो अनंत पे दिखे। अनंत पे दिखती दूर है, आकार में बड़ी दिखती है, लेकिन 25 सेंटीमीटर में देखने पर 25 सेंटीमीटर में यानी पास में भी दिखती है और बड़ी भी दिखती है थोड़ी सी, तो आवर्धन ज़्यादा हो रहा है, देखिए। ठीक, तो ये जो है दोनों आवर्धन हमें निकालने होते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं कि लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी क्या होती है, क्या होनी चाहिए लेंसों के बीच की दूरी, जरा सोच विचार कर देखिए। लेंसों के बीच की दूरी दूरदर्शी की लंबाई नहीं होती, जो कि टीचर बताते हैं, ध्यान रखना। लेंसों के बीच की दूरी दूरदर्शी की लंबाई नहीं होती, टीचर ऐसा बोल देते हैं, काट दो इस बात को। बस लेंसों के बीच की दूरी L, FO और FE होगी, दोनों को जोड़ दें जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है। उसके बाद L FO प्लस UE होगा। UE यानी नेत्रिका से वह पहला प्रतिबिंब कहाँ बना है ये देखना पड़ेगा, ये UE हमें निकालना पड़ता है। चलिए नेत्रिका के लिए समीकरण लगा लेते हैं, 1/VE माइनस 25 माइनस 1/UE, नेत्रिका की फोकस दूरी 1/6। यहाँ से मुझे UE मिलेगा, माइनस में आएगा, लेकिन मैं यहाँ उसको प्लस में रखूँगा। और अभिदृश्यक लेंस, क्योंकि वस्तु अनंत पर है, अभिदृश्यक लेंस ने फोकस पर प्रतिबिंब बनाया, बहुत दूर की वस्तु है, तो ये हो जाएगी इस केस में जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर हो, जब अंतिम प्रतिबिंब D बराबर 25 पर, यानी ये वाला केस जब अंतिम प्रतिबिंब 25 पर हो तब है ये। चलिए निकाल लेते हैं। UE आ गया परिमाण 150/31, यहाँ लिख देते हैं। L बराबर 144 प्लस 150/31 सेंटीमीटर। ध्यान रहे ये लेंसों के बीच की दूरी कब है, जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर है। ठीक हो गया। और आप देख रहे हैं कि ये दूरी 144 प्लस 6, ये 3 पंजे 15, 5, 144 प्लस 5 यानी कम है, यानी लेंसों के बीच की दूरी थोड़ी सी कम हुई है जब अंतिम प्रतिबिंब 25 पर बना है। ओके, तो बात समझ में आ गई। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ज़बरदस्त। ठीक, 2 बार देख लें इस सवाल का हल, 2 बार देख लें, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे।
प्रश्न नंबर 14। इसमें दो भाग हैं, इसका भाग ए लेते हैं पहले। किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 15 मीटर है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी एफओ जो कि 15 मीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की गई, नेत्रिका की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 0.01 मीटर। देखिए दोनों को मीटर में ले लिया मैंने। इसके आगे मैंने सेंटीमीटर में भी लिख देता हूँ, 1500 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर दोनों हो गए। जो तुम्हारे जी में आए वो लगा लेना, ठीक है। दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या है? दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या है? दूरबीन का कोणीय आवर्धन m बराबर FO बटे FE 1500 बटे 1 यानी 1500। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, ठीक। और सेम दूरबीन का आवर्धन या कोणीय आवर्धन जो भी कहें, m बराबर FO अपॉन FE 1 प्लस D FE बाई D, है ना। ये है जब अंतिम प्रतिबिंब 25 पर हो। जब अंतिम, यहाँ अंतिम लगाना यार, प्रतिबिंब, अपने दिमाग को कह रहा हूँ और अपने हाथ को कह रहा हूँ, यहाँ लगाना अंतिम प्रतिबिंब का अंतिम, है ना। अंतिम प्रतिबिंब D बराबर 25 पर हो, 25 सेंटीमीटर पर हो। ये लो, शाबाश। मान रखने बाकी हैं। FO अपॉन FE ये 1500 हो ही रहा है, डाल दो इसमें वैल्यू 1500, और ये FE कितना 1 सेंटीमीटर, D कितना 25, बस हो गया, यही आंसर हो गया। इसे बना देंगे 26 बटे 25, ठीक। ये सीधे सीधे गुणा करने पर आ जाता है। अब देखो ये गुणा करने पर कितना आएगा, बनाओ। इसको क्या लिख दूँ, 26 बटे 25 लिख दिया, ठीक। अब 25 की 150, इसे क्या लिख दूँ, 60, ठीक। अब इसे गुणा कर दूँ, कितना बनेगा बताओ, 0 0 6 चंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, उत्तर आ गया 1560। ये लो, यानी 25 सेंटीमीटर पे आवर्धन अक्षमता या आवर्धन ज्यादा है। 1560 हो गया, देखो, ठीक। यानी अगर ये सवाल पूछा जाए कि कोई दूरदर्शी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनाती है तब उसका आवर्धन उस आवर्धन से जब वो 25 पे बनाती है कम होता है कि ज़्यादा होता है, तो कम होता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे होता है तब आवर्धन कम होता है, और जब अंतिम प्रतिबिंब D बराबर 25 पर होता है तब आवर्धन ज़्यादा होता है, ठीक। चलिए बात पक्की हो गई। अब इसी में हमने देख लिया कि इसका जो आवर्धन है वह है अंतिम प्रतिबिंब के लिए 1500। हमने बता लिया कि अंतिम प्रतिबिंब के लिए इसका आवर्धन 1500 है, जो कि हम सामान्य मानते हैं। हम अंतिम प्रतिबिंब को अनंत पर बनाए हैं तो हम इसी को सामान्य आवर्धन मानते हैं। तो हमारे लिए सामान्य आवर्धन क्या है, 1500 है। तो लिख लेते हैं m बराबर 1500, हटा देते हैं लोग। ए हो गया पूरा।
ठीक, अब देखते हैं बी। बी में क्या पूछता है। यदि इस दूरबीन का उपयोग चंद्रमा के अवलोकन करने में किया जाए तो यह अभिदर्शक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है। चंद्रमा का व्यास है इतना 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 इतना, चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या। अब देखो, अभिदर्शक लेंस को यहाँ बना देता हूँ। ठीक, चंद्रमा कितनी दूर है, कह रहा है जितनी दूर चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा है, यह है चंद्रमा। ठीक, और यह इसका व्यास है, यानी व्यास मतलब एक वस्तु खड़ी है चंद्रमा के व्यास पे, मान सकते हैं कि व्यास पे कोई वस्तु खड़ी है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ये इसे मानते हैं UO। कितनी दूर है चंद्रमा ये भी मालूम है, चंद्रमा का व्यास कितना है ये भी मालूम है, यानी चंद्रमा के लिए हमारे पास ये जानकारी है। वस्तु की ऊंचाई यानी चंद्रमा का व्यास कितना है, जरा देख के बताता हूँ। चंद्रमा का व्यास है 3.48 10 की पावर 6 मीटर। 3.48 गुना 10 की पावर 6 मीटर, ये चंद्रमा का व्यास है। चंद्रमा कितनी दूर है, UO। ये लग जाएगा माइनस में, ये है 3.8 गुना 10 की घात माइनस 10 प्लस 10, 10 की घात प्लस 10 मीटर, है ना। ये लो, इतनी दूर चंद्रमा है, और ये वैल्यू कैसी है, ये माइनस में है। ठीक, हम जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है ये बहुत दूर है, इसका प्रतिबिंब यहाँ फोकस पे बनेगा, FO पे। तो FO ही जो है VO के बराबर होगा, VO बराबर FO। यानी बहुत दूर की वस्तुओं के प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, फोकस पे बनते हैं भाई, सिंपल सी बात है। और ये VO के बराबर हो गया। ठीक, अब बात करना है आवर्धन की। आवर्धन कितना होगा, HI/HO बराबर VO बाई UO, ये होगा। अब VO और FO बराबर है तो क्या करते हैं, VO को लिख देते हैं 15 मीटर, UO को लिख देते हैं ये वाला -3.8 गुना 10 की पावर 10। ये हो गया UO। कितनी दूर है चंद्रमा, यहाँ से ये बन गया UO, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा की जो त्रिज्या है उतनी ही दूर है, सिंपल सी बात है। चलो, अब यहाँ पर ये हमें बताना है कि उसका जो प्रतिबिंब होगा चंद्रमा के व्यास का, वो HI होगा, वो हमें नहीं पता। चंद्रमा के व्यास का प्रतिबिंब, यानी चंद्रमा के व्यास को अगर एक वस्तु की तरह मान लिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना लंबा होगा ये हमें नहीं पता, ये मान लिया उसको। ठीक, अब चंद्रमा का व्यास है कितना, ये रहा 3.48 गुना 10 की घात 6। तो देखो ये प्रतिबिंब जो है माइनस में आएगा, इसका मतलब उल्टा है। चंद्रमा का चित्र यहाँ बना तो उल्टा व्यास आएगा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब। अब देखेंगे ये प्रतिबिंब कितनी सेंटीमीटर का है, तो HI का मान आ गया, देखो -15 गुना 3.48 10 की पावर 6 बटे 10 की पावर 6 बटे 3.8 गुना 10 की पावर 10। ये आया मीटर में, 100 से गुणा करके हम इसे बना सकते हैं सेंटीमीटर में। तो HI का मान कितना आया यहाँ लिख के दूंगा तुम्हें। ठीक, हल करके इसको लिख के दूंगा, उत्तर मिला देता हूँ। 9 14 का B, शाबाश, 13.7 सेंटीमीटर, 13.7 सेंटीमीटर आएगा। याद रहे माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक, ये आ गया। अब देखो 13 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है 13। देखो ये 3 जो है 3 8 है, ये 3 4 है, तो ये वैल्यू 1 से थोड़ी कम होगी। ठीक, नीचे वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो 15 से भाग होगा तो 13 आ जाएगा, और ये 10 की पावर -2 बनेगा, यानी मीटर में आएगा। 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर बन जाएंगे। सीधा जवाब है, बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ से बस इसे
अपनी रफ कॉपी में इसको हल करके पक्का कर लें, ये वैल्यू इतनी आ रही है, जरूर करें इसको हल, छोड़े नहीं इसको। ठीक, तो बात समझ में आ गई। चंद्रमा का व्यास का प्रतिबिंब यानी चंद्रमा का प्रतिबिंब। तो ये था हमारा सवाल नंबर 14 का बी, 14 का बी था ये, जिसमें हमने यही आवर्धन इस्तेमाल किया है। ठीक, यही आवर्धन यानी ये जो आवर्धन है 1500 सूक्ष्मदर्शी की जो दूरी है, ये नहीं आवर्धन नहीं, मतलब यही फोकस दूरी इस्तेमाल की है, यही वाली। आवर्धन अगर पूछेगा तो बाद की बात है, फिर ये बताना पड़ेगा कि जो अंतिम प्रतिबिंब है यहाँ के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार हमें। ये नेत्रिका है, तो नेत्रिका के पीछे हमारी आँख है। ठीक, तो आवर्धन जो है वो इस व्यास के साइज के हिसाब से यहाँ देखा जाए तो यहाँ लगा देंगे उसको। एक बार तो आवर्धन यही था, 1500 ही था, एक बार आवर्धन 1560 भी था, थोड़ा सा ज़्यादा था, तो उस केस में थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब यहाँ से बनता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा भी बनेगा। तो आवर्धन का सूत्र लगाकर इसका आवर्धन बता सकते हैं। यहाँ पर आवर्धन की बात नहीं पूछी है, यहाँ सिर्फ ये पूछा है कि अभिदृश्यक लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया वो, क्योंकि आवर्धन तो भाई पूरे यंत्र का आवर्धन तो इसके बाद तय होगा ना। देखो, पूरे यंत्र का आवर्धन तो इसके बाद तय होगा, मान लीजिए बड़ा होगा ऐसे, क्योंकि ये जो पहला प्रतिबिंब है ये आगे बढ़ेगा, तो पूरा आवर्धन नहीं बल्कि सिर्फ इस पहले प्रतिबिंब में ये वाली चीज़। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंद्रह में 4 भाग है और बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। पंद्रह का ए। ठीक, दर्पण सूत्र का उपयोग यह व्युत्पन्न के करने के लिए कीजिए। ध्यान रहे, दर्पण सूत्र का उपयोग करना है, दर्पण का रेखा चित्र बनाकर नहीं, दर्पण का डायग्राम बना के नहीं बताना, उसके सूत्र का उपयोग करके बताना है। पहली बात क्या है, अवतल दर्पण के f और 2f के बीच रखे बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब 2f से दूर बनता है। ठीक, अब देखिए मैं बता देता हूं पहले। ये हो गया f, ये हो गया 2f, जिसे हम केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ये बन गया अवतल दर्पण, f और 2f के बीच रखा बिंब, ये बन गया प्रतिबिंब। ये हो गई वस्तु, ये आप जानते हैं बनाना, a डैश b डैश, ये आ गया। 2f से दूर बना है प्रतिबिंब। ये बात आपको दर्पण के सूत्र से बतानी है, इस चित्र से नहीं बनानी। जो मैंने चित्र बना दिया इससे नहीं बताना, ये तो सवाल है हमारा। f और 2f के बीच अगर कोई बिंब रखा है, कोई वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब 2f से दूर बनता है, ये हमें दिखाना है। इसको गणितीय रूप से सिद्ध करना है। चलिए कैसे करते हैं देखिए। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण का सूत्र है। यहाँ पर हमें v निकालना है, तो 1/v 1/f माइनस 1/u। v का मान uf u माइनस f, ये v का मान आ गया। देखिए अब इसके बाद
यदि u जो है f u 2f, u अगर f और 2f के बीच में हो तो v कहाँ होगा? तो सबसे पहले u बराबर f रखने पर, सबसे पहले f बराबर u रख देते हैं, तो v जो है कितना आ रहा है देखो, अनंत। v का मान कितना आ गया? अनंत आ गया, यानी बहुत दूर आ गया। ठीक, उसके बाद u बराबर 2f रखने पर v बराबर 2f स्क्वायर और 2f माइनस f, तो v का मान 2f आ गया। कितना आ गया? v का मान 2f आ गया। तो देखिए v का मान 2f से अनंत को जा रहा है, 2f से बढ़ा रहा है v का मान, और कहाँ पहुँच रहा है? अनंत तक पहुँच रहा है। एक बार ये रखा, एक बार ये रखा। ठीक, और जो f है अवतल दर्पण का वो माइनस है, यानी अवतल दर्पण का f माइनस है, और v भी इसमें माइनस का है। v भी माइनस का, ये माइनस का, माइनस अनंत हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों को माइनस से गुणा कर दूं तो ये माइनस अनंत तक पहुंचेगा माइनस 2f से, यानी 2f से पीछे। वो हमें नहीं लिखना यहाँ पे, वो हमें नहीं लिखना, वो बता रहा हूँ सिर्फ, हमें सिर्फ ये लिख देना है 2f से बड़ा v अनंत से छोटा, अनंत तक पहुँच गया। ये गणितीय विधि का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे, बोर्ड एग्जाम में ये सवाल बहुत आता है, सीबीएसई में 2-3 बार आ चुका है अब तक, और इस तरह की परिस्थितियों पर आधारित सवाल उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में बहुत 10वीं में सब जगह आते हैं। कहाँ रखा जाए प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा? बच्चे क्या करते हैं कि ये चित्र बना देते हैं। एग्जामिनर की मर्जी है, तुम्हें कोई नंबर इस पर दे या ना दे। अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारे नंबर 70 में से 60 आ रहे हैं, तो इस पर तुम्हारा नंबर काट देगा एग्जामिनर, ध्यान रखना, तुम्हें इस पर नंबर नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे नंबर 30-35 आ रहे हैं तो एग्जामिनर तुम्हें इस पर 1 नंबर दे देगा, आधा नंबर दे देगा। क्योंकि जब नंबर बहुत कम आ रहे होते हैं तो फिर एग्जामिनर उन चीज़ों पर भी हल्के फुल्के नंबर देता है जिन पे नंबर नहीं दिए जाने चाहिए, जो गलत होती हैं, अधूरी होती हैं। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है जहाँ नंबर 30-35 आ रहे होते हैं, वहाँ इस पर थोड़ा बहुत नंबर मिल सकता है। यही है स्ट्रेटजी जो एग्जाम में इस्तेमाल होती है। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपका नंबर कटेगा, इस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे, गणितीय विधि से हल करने का जो तरीका है। इसके बाद देखते हैं इसका बी वाला पार्ट क्या कहता है। बस आप मुझे सिर्फ 10 सेकंड का समय देंगे, चाहे तुम गिन लो 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के समय में काम हो जाएगा। 10 सेकंड का समय हो गया होगा सर जी, अब तक तो 10 सेकंड का समय, लो फिर हो गया काम, ये लो 10 सेकंड में बोर्ड काला हो गया। अब देखो जैसे डस्टर चलेगा बोर्ड काला हो जाएगा। ये देखो, अब जो भी लिखूंगा मैं तुम्हें अच्छे से दिखेगा इसके ऊपर। ये देखो, बोर्ड काला करने की ये टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप की है। हाँ, लेकिन तुम देख रहे हो कि ये कैसे हो रहा है, अब तुम भी करोगे तो तुम भी समझ जाओगे। हैं, चलिए
चलिए अब लेते हैं इसका बी पार्ट। क्या कहता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है। हाँ, उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो कि बिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो कि बिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, यानी वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए इसको पहले थोड़ा सा चित्र बना के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। यह है उत्तल दर्पण, ये इसका फोकस, ये इसका केंद्र, वस्तु कहीं भी रखी हो, ये फोकस से वापस, ये केंद्र की रेखा से वापस, ये बन गया प्रतिबिंब। वस्तु कहीं भी रखी हो हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा, ये आपको लिख के बताना है। ठीक, चलिए लिखना शुरू करते हैं। दर्पण में जो V है वो है UF U माइनस F। अब यहाँ से आपको दिखाना है कि आवर्धन हमेशा धनात्मक है, तभी पता लगेगा कि जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा। चलिए, तो इसका मतलब हो गया आवर्धन M ये होता है माइनस V/U, यह आवर्धन होता है, ये आपको बताना है। तो V/U ये हो गया F और F माइनस U माइनस, देखो मैंने U माइनस F का माइनस लिया बाहर, इधर कर लिया, ये हो गया आवर्धन, ये हो गया F माइनस U। आपको बताना है कि ये आवर्धन हमेशा धनात्मक है। ठीक, तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण के लिए F धनात्मक, U ऋणात्मक, अतः M का मान हमेशा धनात्मक होगा। कैसे? देखो, F का मान हमेशा धनात्मक है, U का मान हमेशा ऋणात्मक है। ठीक, यहाँ पे तो माइनस यहाँ रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, तो M का मान हमेशा प्लस होगा। देखिए ये लिख दिया मैंने उत्तल दर्पण के लिए, अतः M का मान धनात्मक होगा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। सी, पार्ट सी, तीसरा भाग क्या कहता है? उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आकार में छोटा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में बनता है। उत्तल दर्पण के लिए दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है और यह प्रतिबिंब आकार में छोटा होता है। चलिए थोड़ा सा चित्र बनाकर देख लेते हैं। फिर से एक उत्तल दर्पण बताया, ये फोकस बनाया, ये इसका केंद्र बनाया, ये वस्तु रखी और ये फोकस से पहुंचा और ये इस केंद्र तक पहुंचा, ये बन गया प्रतिबिंब। अब देखिए
यह प्रतिबिंब हमेशा फोकस के और ध्रुव के, ये फोकस है ये पोल है के बीच में है और आकार में छोटा है, ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहले हम पहली बात सिद्ध करते हैं कि यह वस्तु के आकार में छोटा है। तो वी यू एफ यू माइनस एफ, वी बटे यू जो कि हम बना चुके हैं एफ यू माइनस एफ माइनस वी बटे यू एफ एफ माइनस यू, यही है आवर्धन। आवर्धन धनात्मक होना चाहिए या एक से कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक से कम आकार में छोटा होना चाहिए। तो हम लिखेंगे एफ एफ माइनस यू, तो हम लिखेंगे एफ बड़ा है 0 से, यू छोटा है 0 से, अतः एम छोटा होगा 1 से। चाहे जांच कर लो, पक्का कर लो। एफ 0 से बड़ा है, धनात्मक फोकस दूरी है। यू पीछे है, यहाँ पर होता है यू 0 से कम होगा, माइनस में होगा, तो नीचे नंबर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो एम 1 से छोटा होगा। ये हो गई पहली बात। इसके बाद वी यू एफ यू माइनस एफ, अब वी एफ 1 माइनस एफ बटे यू, एफ बड़ा है 0 से, यू जा सकता है माइनस में अनंत तक, तो यानी माइनस अनंत और 0, अतः v से v जो है छोटा होगा माइनस u से। माइनस u यानी प्लस का मान हो जाएगा और उससे छोटा होगा, चाहे चेक कर लो, क्योंकि u माइनस से अनंत तक माइनस में होगा। ये वैल्यू अगर मैं u को अनंत रख दूं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v का मान f के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इस u को माइनस में रखता चला गया तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और v का मान जो है ऊपर जाके देखें तो u से कम होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा v का मान। ठीक, शुरू में कितना f और मैं u को बढ़ाता गया तो और कम 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 होता जाएगा, माइनस में u रखता गया तो v का मान प्लस में होता चला जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है और u को माइनस में रखूँगा तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाने पर ये चीज़ जो है एफ यू प्लस एफ अपॉन एफ इस तरीके से चलेगी, तो v का मान जो है धीरे धीरे फोकस से कम 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 होता जाएगा। या फिर ऐसा मान सकते हैं कि 0 रख दूं अगर u को तो v का मान 0 है, पहले पहले मान बढ़ता 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 एफ तक जाएगा। ये भी देख सकता हूँ मैं, इस मान के लिए यहाँ ज़रूरी नहीं है मैं इसी पर विचार करूँ, मैं इस पर भी विचार कर सकता हूँ। देखो अगर मैं u को 0 रख दूँ तो v का मान 0, उसके बाद धीरे 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 u माइनस में बढ़ता गया तो v का मान प्लस में धीरे धीरे बढ़ता गया और फोकस तक बढ़ गया। जब u मैंने अनंत कर दिया तो देखो u मैंने अनंत कर दिया, यहाँ पे नहीं अनंत लगा सकता मैं, अनंत बटे अनंत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो सही फलन ये है, जो फंक्शन है सही वो ये है, क्योंकि अनंत को भी संतुष्ट करता है। f बटे अनंत 0, v का मान f हो गया। अगर मैं यहाँ u अनंत लगा दूँ, यहाँ u अनंत लगा दूँ माइनस में तो कुछ नहीं होने वाला, v का मान अनंत आ जाएगा, जबकि f आना चाहिए, v का मान f आएगा। देखो अगर मैं u को अनंत लगा दूँ तो v का मान f के बराबर आएगा। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ये सही फलन नहीं है बल्कि ये सही फलन है। और मैंने इसी फलन के हिसाब से आपको किरण आरेख बनाते हुए एक ग्राफ बताया था बनाना। ठीक, कुल मिला के ये बात पक्की हुई कि v के मान से माइनस u का मान बड़ा है, यानी v छोटा होता जाएगा और v का मान जो अधिकतम f के बराबर हो सकता है। यानी अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे आके बनेगा, फोकस तक बनेगा। ठीक, तो कुल मिला के दोनों बातें सिद्ध हुई। आवर्धन 1 से कम है, यहाँ पे देख लिया हमने, और v भी u से कम है, यानी v भी जो है v f से कम है, v f से कम है, क्योंकि अधिकतम मान v का f है। ओके, चलिए यहाँ इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, हो गया। चलिए डी पे आते हैं।
डी में क्या कहता है, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखे बिंब का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच, यानी ये कहना चाहता है कि यदि हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, यहाँ इसका फोकस है, यहाँ इसका केंद्र है, यहाँ पर कुछ रखा जाए ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब जो है आभासी और बड़ा होता है। ये कहना चाहता है। तो ये तो बात हो गई भाई, इसका v भी देखना पड़ेगा हमें और इसका आवर्धन भी देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो v कितना आता है, हम देखते हैं u f, u माइनस एफ, आवर्धन माइनस v बटे u हो गया, f अपॉन f माइनस u हो गया। ये हो गया आवर्धन। तो यहाँ f 0 से छोटा, क्योंकि अवतल दर्पण है, u भी 0 से छोटा, तो m का मान 0 1 से बड़ा। जांच कर लो, u माइनस में रखूँगा, माइनस माइनस माइनस, नीचे दोनों माइनस हो गए, क्योंकि f भी, फोकस दूरी भी अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। ठीक, अब देखो मान के दिखा देता हूँ। फोकस दूरी को मान लेता हूँ माइनस जेड, u को मान लेता हूँ माइनस एक्स। ठीक, अब इन दोनों को यहाँ रख के देखता हूँ m के लिए, माइनस जेड माइनस जेड माइनस एक्स, तो m का मान आ गया z अपॉन जेड प्लस एक्स। ये आ गया, देखो। तो बताओ ये मान 1 से, हाँ u माइनस में लगाना है मुझे, तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ, ये रहा, है ना, ये रहा, देखो m आ गया z अपॉन एक्स माइनस जेड। बताओ z अपॉन एक्स माइनस जेड, तो यानी ये z माइनस एक्स आ रहा है, तो कुल मिला के ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि नहीं होगी। ठीक, ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुछ, हाँ 1/f, 1/v, 1/f माइनस 1/u, u माइनस f। ओके, ये तो ठीक है। f माइनस u, ये भी ठीक है। f माइनस में, f माइनस में, u प्लस में। ओके, डन, आ रहा है, हो रहा है, ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए x माइनस जेड। तो यहाँ पर यह बात भी आई कि वस्तु जो है 0 से f तक है, 0 से f तक है, यानी 0 से z तक है। तो z से कम रख दिया जाए, तो माइनस माइनस 3z/2। आवर्धन प्लस में चाहिए, f माइनस में है, माइनस जेड, u माइनस में x है, प्लस हो जाएगा माइनस जेड, यहाँ माइनस जेड है, ये हो जाएगा। और अगर m को देखूँ, माइनस से जेड, जेड माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस छोड़ दिया, माइनस जेड यहाँ पे भी लिखना था, ये आ गया। देखो अब साफ दिख रहा है, m जेड माइनस एक्स। और ये बात हो रही है कि जो z है वो बड़ा है x से, ये बात पक्की हो रही है। देखो z x से बड़ा है, इसका मतलब ये जो चीज़ है ये x है और ये जो चीज़ है ये z है। ठीक, करेक्ट। तो यानी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। तो चेक करने के लिए किया हमने अपनी तसल्ली के लिए
बात हमारी यही ख़त्म हो जाती है। ठीक, ये करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये, इसके हिसाब से देना है। बाकी अगर जांच कर दिया ना तो मान रख के देखते, देखो एक तरीका और बताता हूँ। मान लो f को लिख दूँ -5, u को लिख दूँ इससे कुछ कम -4, ऐसे। देखो m निकाल के देखता हूँ, -5 है ना, -5 + 4, देखो m कितना आ गया, -5 बटे -1, देखो m का मान कितना आ गया, 5 आ गया। देखो बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब u जो है -4 है, तो यानी f से कम है। तो कुल मिला के इस तरीके से मान रख के भी अपने आप को संतुष्ट करें, देखें भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुल मिला के जो गणितीय रूप है, जो गणितीय कहना गया गणितीय विवेचना जिसे कहते हैं, गणितीय जो व्याख्या है वो ये है। ठीक, चलिए लेते हैं 16 नंबर का सवाल अगली क्लास में। ओके, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। आ गया 16 नंबर का सवाल, किरण प्रकाश की एनसीईआरटी के संपूर्ण हल। एनसीईआरटी को पूरा हल कर लें, मज़ा आ जाएगा परीक्षाओं में भी, और आगे भी बहुत चीज़ें काम आती हैं। बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जो वैज्ञानिक वर्ग में होती हैं। एनसीईआरटी चूँकि पाठ्य पुस्तक है तो कुछ ना कुछ चीज़ें, एनसीईआरटी 9th वाली, एनसीईआरटी 10वीं वाली, 11 जो भी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक हैं उनके आधार पर अपना पाठ्यक्रम बनाते रहें और उनको पूरा करते रहें। चलिए देखते हैं 16 में, किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़ी एक छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच के टुकड़े को मेज के पृष्ठ के समांतर पिन व नेत्र के बीच रखकर उसी बिंदु को देखने पर पिन नेत्र से कितनी दूरी पर दिखाई देगी? कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। क्या? उत्तर गुटके की अवस्थिति पर निर्भर करता है। बढ़िया सवाल है। ठीक, देखिए इसको समझना है। मान लीजिए यहाँ पर हमारी आँख है, ये बना दी हमने आँख। ठीक, आँख से यहाँ पर कोई पिन है, ये कोई पिन है, देखिए ऐसे, ये मान लीजिए कोई पिन है ऐसे। आँख और पिन के जो बीच की दूरी है सीधे सीधे देखी जाए तो वह है 50 सेंटीमीटर। बीच में कहीं कोई ग्लास की, कांच की प्लेट लगी है, कहीं पे भी कांच की प्लेट ऐसे लगी हुई है। देखिए इस कांच की प्लेट में से होकर, ये कांच की जो प्लेट है इसकी जो मोटाई है हम इसको t मान लेते हैं, और ये है 15 सेंटीमीटर, और जो कांच का अपवर्तनांक है उसको म्यू मान लेते हैं, वो है 1.5। कांच की प्लेट में से होकर देखी जाती है। अब सवाल यह है कि कांच की प्लेट में से होकर देखी जाती है तो जो हवा में दूरी है, हवा में दूरी कौन कौन सी है? देखिए, एक हवा में दूरी ये है, इसे मान लेता हूँ x, और दूसरी हवा में दूरी ये भी है, इसे मान लेता हूँ y। ठीक, तो जो हवा में दूरियां हैं उन पर फर्क नहीं पड़ेगा, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कांच में दूरी है, कांच में से होकर दूरी है, वह इस पर फर्क डाल देगी, वह बना देगी आभासी दूरी। कोई वस्तु अगर किसी सघन माध्यम में देखी जाती है तो उसकी गहराई व आभासी गहराई के बीच एक संबंध होता है। आभासी गहराई देखिए ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो कितना मान लेते हैं इसको आभासी गहराई? ये पिन को कितना बता देगा? ये बता देगा 15t/μ, 15 का, और x और y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया आभासी स्थिति, इसको अपन s मान लेते हैं। आभासी स्थिति किसकी? पिन की आभासी स्थिति। यानी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पानी में देख रहे हो नीचे की तरफ,
तो जो हवा में दूरी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर आँख देखें, आँख से देखें तो ये पिन जो है यहाँ पे माने बिल्कुल नीचे, ऊपर तक देखें तो ये वाली जो स्थिति है, बस जो कांच की मोटाई है केवल वही आभासी स्थिति पैदा करेगा, केवल कांच ही आभासी स्थिति पैदा करेगा। ये x और y आभासी स्थिति पैदा नहीं करेंगे, और यह x और y पर निर्भर नहीं करता। x घट जाए y बढ़ जाए, कुल मिला के ये जो उत्तर है ये इस कांच की प्लेट पर निर्भर नहीं करता। कांच की प्लेट को ऊपर ले जाओ, थोड़ा थोड़ा नीचे ले आओ, ठीक, तो भी ये रहेगा। तो समझ रहे होंगे ये वास्तविक है 15/1.5, और ये x + y कितना होगा, कुल 50 है, 50 में 15 सेंटीमीटर में कांच की प्लेट है, तो कितना हो गया 35। ये हो गया, देखो ये हो गया 10 और ये हो गया 35। तो कहाँ पर दिखाई देगी सुई, 45 सेंटीमीटर पर दिखाई देगी, है ना। 35 और 10 45, ठीक। तो आभासी स्थिति कांच की प्लेट की स्थिति पर निर्भर नहीं करती, तो लिख देंगे आभासी स्थिति कांच की प्लेट पर निर्भर नहीं करती। और क्यों नहीं करती आप समझ गए होंगे, क्योंकि हवा में जो दूरियां हैं वह प्रभावित नहीं है, क्योंकि आँख भी वायु में ही है। आँख वायु में है तो वायु में दूरियां प्रभावित नहीं है, केवल कांच वाली दूरी ही प्रभाव में आएगी। इस सूत्र का हमने निगमन किया था, इसको ड्राइव किया था, हमने कहा था H/μ, हमने ये बनाया भी था ऐसे। ये क्या है, आभासी स्थिति, आभासी गहराई, ये वास्तविक गहराई, और ये माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें कोई वस्तु रखी होती है। ये तब है जब हवा में से देखा जाता है, वायु में से देखा जाता है, यानी पानी में किसी को देखते हैं, ठीक। चलिए, बेसिकली ये फॉर्मूला आपको पकड़ना है। ये है वास्तविक गहराई, ये है माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें कोई वस्तु रखी होती है म्यू, और हवा में से देखते हैं तो ये चीज़ काम करती है। इसमें ये शर्त होती है कि बिल्कुल वस्तु के ऊपर से देखा जाए। अगर वस्तु के ऊपर से नहीं देखा जाता तो फिर ये सूत्र काम नहीं करता। एक दूसरा सूत्र मैंने आपको बना के दिया था, आप वहाँ पर जाएंगे वापस तो आपको मिलेगा, अपने लेक्चर के तीसरे चौथे लेक्चर में ये चीज़ आपको मिल जाएगी बहुत ही अच्छे से। वहाँ मैंने इसके अंक के उदाहरण भी करवा रखे हैं, ठीक। चलिए, 16 नंबर हो चुका, चलते हैं 17 नंबर पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए 9-17। क्या कहते हैं, चित्र 9:35 में अपवर्तनांक 1.68 के तंतु कांच से बनी किसी प्रकाश नली का लाइट पाइप का अनुच्छेद परिच्छेद दर्शाया गया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद दर्शाया गया है। नलिका का बाह्य आवरण 1.44 अपवर्तनांक के पदार्थ से बना है। नलिका के अक्ष से आपतित किरणों के कोणों का परिसर, जिनके लिए चित्र में दर्शाए गए अनुसार नलिका के भीतर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं, ज्ञात कीजिए, ठीक। यदि पाइप का बाह्य आवरण न हो तो क्या होगा, ठीक। चलिए देखते हैं। इसे कहते हैं प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु। इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया था आपके लिए, बड़ा ही बढ़िया वीडियो है, उसमें देखना प्रकाशिक तंतु, आपको वहीं लिस्ट में अपने वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। बाह्य आवरण ये है और ये अंदर है, जिसे हम कहते हैं कोर, क्रोड बोलते हैं इसको। बाहरी चीज़ को बोलते हैं आच्छाद्य या क्लैडिंग। जो बाहरी है या आच्छाद्य है, क्लैडिंग है, ये कोर है, ये क्रोड है,
ठीक, प्रकाशित तंतु के चैप्टर में जाएंगे, मतलब उसके टॉपिक में जाएंगे तो बढ़िया तरीके से मिलेगा। यहाँ का जो अपवर्तनांक है उसे हम मानते हैं वो n1 है, यहाँ का n2 है। यहाँ पर कोई पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए यह क्रांतिक कोण होना चाहिए, और कोण इससे अधिक बनेगा। मान लीजिए कोई किरण इसमें जाएगी, रंग बदल देता हूँ मैं ताकि दिखाई दे। मान लीजिए कोई किरण यहाँ से आपतित होती है यूँ, और यूँ आ जाएगी वापस, तो ये जो कोण है I, ये I बड़ा होगा I क्रांतिक कोण से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये शर्त है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो किरण है यहाँ इस जगह पे, ये हवा से प्रवेश करती है, वायु से प्रवेश करती है, तो ये इसका अपवर्तन कोण है R, और यह किसी कोण पर यहाँ से I1 पर आपतित होती है। I1 पर आपतित होती है, आगे बढ़ जाती है और R पे, और यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन को जन्म देती है। ठीक, वो कब देती है? जब ये कोण I IC से बड़ा हो जाता है, और जब ये प्रवेश करती है तो I पे प्रवेश करती है। ठीक, अब यहाँ पर हमें देखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये मान लिया मैंने बिंदु A, और ये मान लिया मैंने बिंदु B। तो बिंदु A पर अपवर्तन सामान्य अपवर्तन है, तो बिंदु A पर अपवर्तन, बड़े प्यार से चलना है, कोई झंझट नहीं करना है, क्योंकि चैप्टर मुश्किल माना जा रहा है। यहाँ पे जब हम इसके फॉर्मूले बनाते हैं, लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, शर्तें लगाते हैं, तो मुश्किल हो जाता है चैप्टर। इसलिए यहाँ पर बहुत ध्यान से, बड़े आराम से चलना है। बिंदु A पे अपवर्तन लिख देते हैं, यहाँ वायु है, ठीक, और यहाँ ये सघन माध्यम है, और ये विरल माध्यम है। ठीक, N1 का मान और N2 का मान ये मैं बता देता हूँ आपको। N1 का मान है 168 1.68, और N2 का मान है 144। ये दो मान है। ठीक, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो बेसिकली इन दोनों की वजह से होगा। अब चलिए पहले लेते हैं बिंदु A पर अपवर्तन। क्या लिखा? ये लिखा मैंने 1 sin I1 और 1.68 sin R। ये देखिए, ये रहा R। ठीक, यहाँ पर अगर देखा जाए IC जो होगा वो होगा 90 माइनस R। ये बात भी सही है, क्योंकि ये पूरा कोण जो है देखिए ये 90 का बन जाएगा। तो बिंदु B पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक, तो क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण के लिए 1.68 साइन IC, और यहाँ 1.44 साइन 90, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये किरण यूँ जाएगी इस तरफ तो ये कोण कितना होगा? 90। इसके बाद कोण बढ़ाएंगे तो वापस आएगी। कुल मिलाकर क्रांतिक कोण की ये शर्त है। ऊपर के समीकरण से ये बात जाहिर हुई कि IC 90 माइनस R है, तो लिख देते हैं 1.68 IC साइन 90 माइनस R 1.44, बस साइन 90 का मान 1 होता है। ये बात स्पष्ट हो गई और बड़ी सरलता से समझ में आ गई कि ये भाई cos R होगा और ये 1.44 होगा। cos R का मान 1.44 बटे 1.68 होगा, cos R का मान। तो cos R का मान आ गया, तो cos I का मान भी यहाँ से मुझे मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो cos sin R का मान है, यहाँ पे मेरे पास cos R का मान है। ठीक, तो मैं निकालना चाहता हूँ IC का मान। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले sin IC का मान, sin R का मान और cos R का मान, ये दो मान आ गए मेरे पास। इन दोनों को जोड़ दूँ और इनका वर्ग करके 1 के बराबर कर दूँ तो मेरे पास ये मान आ जाता है, sin IC का मान आ जाता है। या फिर मैं cos R का मान sin R के पदों में बनाकर, या sin R का मान cos R के पदों में बनाकर यहाँ रख दूँ तो मेरे पास IC का मान आ जाता है। तो वो मान मुझे निकालना है। यहाँ पर मैं कितने कोण पर प्रकाश किरण भेज सकता हूँ वो मुझे निकालना है। ठीक, चलिए
हल करके देखते हैं। कुल मिलाकर कोस आर का मान मिल गया, ये देखिए ये रहा, और साइन आर का मान मिल गया। अब मैं साइन आर का मान यहाँ से निकाल लेता हूँ, साइन I1 बटे 1.68, साइन आर का मान कोस आर का मान। अब मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर आर प्लस कोस स्क्वायर आर ये 1 के बराबर कर देता हूँ। ये हम जानते हैं त्रिकोणमिति में बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कुल मिलाकर अब मैं इन मानों को साइन I1 बटे 1.68 का स्क्वायर प्लस 1.44 बटे 1.68 का स्क्वायर 1 के बराबर कर देता हूँ। कुल मिला के मैंने मान रख दिया साइन आर और कोस आर का। ये देखिए यहाँ से मैं ये जो चीज़ें देखो स्क्वायर में पड़ी है इसे इधर पहुँचा देता हूँ, साइन I1 1.68 का स्क्वायर माइनस 1.44 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये लघुत्तम बन जाएगा स्क्वायर में, उधर चला जाएगा। ये मान आ गया मेरे पास साइन I1 का मान। यहाँ से मैं I1 का मान बता सकता हूँ, मेरे पास I1 का मान आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन I1 का मान जो मेरे पास आ रहा है वो कितना आएगा, I1 आएगा मेरे पास साइन इनवर्स 1.68 का वर्ग माइनस 1.44 का वर्ग। ये मेरे पास साइन का मान आएगा। इस समय ये पता लग जाएगा कि मैं यहाँ कितने कोण पर प्रकाश दूं कि आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त पूरी हो सके। अब उसके लिए मुझे यहाँ देखना पड़ेगा कि I1 का मान मैं इतना रखूँ जिस पर क्रांतिक कोण बना, इससे ज़्यादा करूँ, इससे कम करूँ। अब मुझे क्या करना है, एक किरण ऐसी बनाकर देखनी है जिससे कि ये कोण बढ़ जाए, ये कोण ऐसे बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ मान बढ़ा दूँ थोड़ा सा, I1 का ये कर दूँ तो ये किरण इस तरफ हो जाएगी और देखो ये कोण बढ़ जाएगा। इसका मतलब I1 का मान इस मान से अधिक होना चाहिए, यानी मैं अब यहाँ ऐसे बदल दूंगा इस चीज़ को। देखो ये बदल दिया मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रांतिक कोण के लिए शर्त बनाई थी। क्रांतिक कोण पे मुझे प्रकाश को इस तरफ नहीं भेजना है, मुझे प्रकाश को वापस भी लाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस I1 की क्रांतिक कोण की शर्त में I1 को थोड़ा सा घटा दूंगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, बढ़ा दिया, घटाता हूँ, घटाना पड़ेगा, ये लो, ठीक उल्टा कर दिया था। तो I1 का मान कम कर दिया मैंने अभिलंब के साथ, जिससे कि ये मान जो है, ये मान मैं कम करूँगा तो ये मान कम हो जाएगा, ये मान कम हो जाएगा, ये मान बढ़ जाएगा, ये मान बढ़ जाएगा। तो क्रांतिक कोण की शर्त बनी हुई है, तो इसका मतलब होगा कि अब ये किरण वापस आ जाएगी। तो ये उत्तर है तुम्हारा। I1 इससे कम कोण पर देंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा, प्रकाश किरण आगे पहुंचती रहेगी। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक, चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा है कि अगर ये ना हो, ये अगर ना हो, ये चीज़ अगर ना हो, इसका मतलब यहाँ वायु हो। ठीक, तो वायु हो तो यहाँ 1 होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसकी जगह पे बस 1 लिख देंगे। देखो जहाँ पे हमने इसमें ये लिखा है 1, दूसरे सवाल में कह रहा है, पहला तो हो चुका कि भाई यहाँ ऊपर ये 1.44 वाला हो ही ना, तो यहाँ भी वायु, यहाँ भी वायु। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराओ, कितना कोण है, तो N2 की जगह पे 1 हो गया। चलिए 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 चलिए, तो फाइनल उत्तर में यहाँ 1 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होना। ये लो, ठीक, बाकी सब चीज़ें सेम चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता रहेगा। तो अब यहाँ से एक कोण और आएगा, अब उसके हिसाब से उत्तर बदल जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए क्या ये संभव है, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर होगा 2.56। ठीक, और उसमें से घटेगा 1, तो कितना होगा 1.56। तो साइन इनवर्स में 1.56 कोई मान नहीं होता, साइन का मान 1 से कम
-1 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ऐसी स्थिति में यहाँ कोई प्रकाशिक तंतु तैयार नहीं किया जा सकता, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं करवाया जा सकता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्तों पर आधारित, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों पर आधारित था। ठीक, चलिए अब लेते हैं 9-18। बड़ा ही बढ़िया सवाल है, बस एक चर्चा करनी है थोड़ी सी 9-18 में। 9-18 का पहला भाग, आपने सीखा है कि समतल तथा उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या ये दर्पण किन्हीं परिस्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। यदि कोई प्रकाश का बिंब दर्पण के पीछे केंद्रित हो रहा हो, यदि कोई प्रकाश का बिंब दर्पण के पीछे केंद्रित हो रहा हो तो प्रतिबिंब वास्तविक भी होगा। कैसे, बना के देखते हैं। कह रहा जी क्या ये दोनों कभी वास्तविक प्रतिबिंब भी बना रहे हैं? अब देखिए, मान लीजिए कोई प्रकाश का बिंब इस तरफ से आता है, यूं, तो देखा जाए तो यह दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर मिलने वाला है यहाँ। ठीक, लेकिन हमने क्या किया, इसके सामने एक समतल दर्पण लगा दिया। समतल दर्पण लग गया तो प्रकाश का बिंब पीछे नहीं जाएगा, यहीं वापस लौट आएगा। तो देखिए ये प्रतिबिंब बना कि नहीं? तो प्रतिबिंब वास्तविक है या नहीं? यानी आभासी वस्तु, यहाँ पर ये बिंब जाके मिलना था, यह आभासी वस्तु है कि नहीं? यह आभासी वस्तु बन जाएगा और प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा। यही कहानी उत्तल दर्पण के साथ भी होती है। ठीक, उत्तल दर्पण के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। उत्तल दर्पण के साथ कैसे करेंगे? चित्र बना के करो ऐसे। उत्तल दर्पण, चलो इधर से डाल दूंगा, सीधा करके बना देता हूं। उत्तल दर्पण, ये रहा उत्तल दर्पण। ये बना दिया, देखो। ठीक, अब मुझे कोई बिंब ऐसा डालना है जो इसके अंदर कहीं फोकस हो रहा हो। अब जैसे ऐसे देखो, यहाँ ये कोई प्रकाश आ रहा है ऐसे, और ये दर्पण के अंदर किसी बिंदु पे यहाँ मिलने वाला है, तो ये बन गई आभासी वस्तु। यह बिंब वापस लौट आएगा परावर्तन के बाद, यहाँ मिल जाएगा, ये बन गया प्रतिबिंब। तो यानी दोनों ही दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं यदि वस्तु आभासी हो। यदि कोई प्रकाश का स्रोत किसी बिंदु पर आकर, प्रकाश का कोई किरण का कोई पुंज दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर आकर मिलता हुआ हो, तो बाहर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक, तो उत्तर हो गया हाँ, उत्तर हो गया हाँ। और उत्तर में क्या लिख दिया? आभासी वस्तु हो, यदि आभासी वस्तु हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बन जाते हैं, उत्तल दर्पण के लिए भी, समतल दर्पण के लिए। तो उत्तर हो गया हाँ। यदि वस्तु आभासी हो तो प्रतिबिंब
वास्तविक हो जाते हैं। यह उत्तल दर्पण व समतल दर्पण दोनों में हो सकता है। यह उत्तल दर्पण व समतल दर्पण दोनों में हो सकता है। ठीक हो गया उत्तर। ओके, अब लेते हैं बी। बी में क्या है जरा देखते हैं। हम हमेशा कहते हैं, हम क्या कहते हैं हमेशा, हम हमेशा कहते हैं, सदैव कहते हैं हम ये बात कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर केंद्रित नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर केंद्रित नहीं किया जा सकता। सही बात है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण में उसे पर्दे पे कहाँ से उतारेंगे। या फिर आभासी प्रतिबिंब लेंस से देखें तो उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु होती है, तो उसे पर्दे पे कहाँ से उतारेंगे। ठीक, बात सही है ये। यद्यपि जब हम किसी आभासी प्रतिबिंब को देखते हैं तो हम इसे स्वाभाविक रूप से अपनी आँख की स्क्रीन रेटिना पर पाते हैं, लाते हैं। क्या इसमें कोई विरोधाभास है? बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला किरण पुंज परावर्तन के पश्चात हमारी आंख में आता है, वह रेटिना पर पहुंचता है, जो कि वास्तविक प्रकाश है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ठीक, अब देखते हैं ये चीज होती कैसे है। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला किरण पुंज परावर्तन के पश्चात हमारी आंख में आता है, वह रेटिना पर पहुंचता है, जो कि वास्तविक प्रकाश है। यानी वह प्रकाश किरण पुंज वास्तव में प्रकाश है। अब देखिए कैसे होता है। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु है, ठीक, और यहां पर हमारी आंख है। ऐसे, ठीक। तो यहां से अगर हम इसका प्रतिबिंब बनाएं तो बिल्कुल इतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब इसके पीछे यहां बन जाता है। ये बन गया प्रतिबिंब, और हमें यह प्रतिबिंब दिखाई देता है दर्पण के अंदर। इसका मतलब यहाँ से जाने वाला प्रकाश टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है, ऐसे, ठीक। और इन्हीं बिंदुओं को पीछे बढ़ा देने पर, इन्हीं बिंदुओं को मिला देने पर पीछे, ठीक, हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश यहाँ से निकल के आ रहा है, लेकिन वास्तव में वह प्रकाश दर्पण से टकरा कर वापस लौट रहा होता है। तो वस्तु से प्रकाश निकला, दर्पण पे टकराया, हमारी आंख पे घुस गया, तो हमारी आंख सीधे देखती है, इसीलिए हमें यह प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक। आभास हमें यहाँ होता है प्रतिबिंब का। वास्तव में वह प्रकाश जो हमारी आंख में पहुँचा, वह इस वस्तु का प्रकाश है, इस प्रतिबिंब का प्रकाश नहीं है। वस्तु का ही प्रकाश दर्पण से टकराया, हमारी आंख में चला गया, हमारी आंख सीधी रेखा में पीछे को देखती है, तो हमें वह प्रकाश यहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए हम कहते हैं
कि यह आभासी प्रतिबिंब है, वस्तु नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब हमें भ्रम हो रहा है, वस्तु यहाँ पर है तो यह उसका प्रतिबिंब है। ठीक, तो ये कैसे हुआ? ये हुआ दर्पण ने प्रकाश की दिशा को बदल दिया, इसलिए हमें भ्रम हो गया, क्योंकि हमारी आंख सीधे देखती है। चलिए, बात स्पष्ट हो गई कि आभासी प्रतिबिंब दरअसल प्रकाश की दिशा को बदलने की वजह से नजर आता है। ठीक, दो बातें पूरी हो गई हैं हमारी। अब लेते हैं तीसरा बिंदु यानी सी। देखते हैं सी में क्या कहता है। किसी झील के तट पर खड़ा मछुआरा, सी में क्या कहता? किसी झील के तट पर खड़ा मछुआरा झील के भीतर किसी गोताखोर द्वारा तिरछा देखने पर अपनी वास्तविक लंबाई की तुलना में कैसा प्रतीत होगा, छोटा अथवा लंबा। किसी झील के तट पर खड़ा मछुआरा, तो पानी के अंदर से अगर कोई देखता है किसी चीज़ को तो वह दूर दिखाई देती है, लंबा दिखाई देगा। इसका सूत्र है हमारे पास, ये हम जानते हैं। आभासी गहराई अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखा जाए तो घट जाती है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखा जाए तो बढ़ जाती है, सीधी बात है। डी में क्या कहता है? क्या तिरछा देखने पर किसी जल के टैंक की आभासी गहराई परिवर्तित हो जाती है? यदि हाँ तो आभासी गहराई घटती है अथवा बढ़ती है? ये भी हम जानते हैं। अगर हम बिल्कुल ऊपर से देखेंगे, पानी में मान लीजिए कोई चीज़ पड़ी है और हम उसे बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो आभासी गहराई अधिकतम होगी, वास्तविक गहराई से कम होगी लेकिन अधिकतम होगी। जैसे जैसे हम तिरछे होते जाएंगे आभासी गहराई घटती जाएगी। यानी इसको समझ सकते हैं, इसका एक मैंने सूत्र बना के दिया हुआ है आपको, देखिए कैसे। ये दरअसल डी हो गया अब, है ना। सी में तो कुछ था ही नहीं, सिंपल सवाल था। मान लीजिए ये जल का टैंक है, ऐसे, ये इसमें पानी भरा है, और यहां पर कोई वस्तु है। बिल्कुल ऊपर से देखने पर यहां पर अगर आंख है तो मान लीजिए ये वस्तु यहां दिखाई देती है, ऐसे ऊपर दिखाई देती है। ये है आभासी, ये है वास्तविक। ठीक, अगर मैं इस आंख को इधर ले जाता हूं, अब मैंने आंख यहां ले गया मैं, ठीक, तो यहां से कोई किरण यूं आंख पे घूमती है तो ये पीछे हटा के आंख देखती है, तो देखिए ये आभासी गहराई घट जाती है। आभासी गहराई कम हो गई ना, क्योंकि तिरछा घुमा दिया तो कोई किरण यहाँ से जाएगी, यहाँ अपवर्तन होगा, कोण बढ़ेगा तो ऊपर हो गया। बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो ये आभासी गहराई है, छोटे कोण पर है, छोटा सा कोण है, कोई बड़ा कोण नहीं है। ये वाला कोण बहुत छोटा है। अगर तिरछा देखेंगे जाके उधर से तो ये ऊपर होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि तिरछा देखने पर आभासी गहराई घटती है। तिरछा देखने पर आभासी गहराई घटती है। और वो क्यों घटती है आपने समझ लिया कि भाई ये कोण जो है, मान लिया और थोड़ा इधर से देखूं, आँख को और यहाँ ले जाऊं, ठीक, तो क्या होगा, अब कोई किरण यूँ पहुँचेगी तो देखो और ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, हाँ। तो यहाँ से कोण लेके चलें, एक चित्र बना के देखें, यहाँ से कोई कोण लेके आँख तक लेके जाएं, फिर यहाँ से लेके आँख तक लेके जाएं, 2 बार बनाएं तो पता लगेगा कि अगर ये कोण बढ़ रहा है, तिरछा देखा जा रहा है, तो आभासी गहराई घट रही। देखो ये है आभासी गहराई, एक बार ये है आभासी गहराई, है ना, तो देखो घट रही है। ओके, इसका सूत्र का पूरा सूत्र मैंने बना के दिया हुआ है 2 या 3 लेक्चर में वास्तविक और आभासी गहराई पर,
वो मैंने पूरा बना के दिया हुआ है, ठीक। उसमें इसको अच्छे से पढ़ लें, इसका सूत्र भी है, सूत्र तो हम जानते हैं खैर इसका, इसको अच्छे से पढ़ लें, इसका चित्र बना के इसे फाइनल कर लें, ठीक। चलिए अब आया ई, पार्ट ई में देखते हैं क्या मामला है। डी पार्ट के बाद आ गया ई पार्ट। सामान्य कांच की तुलना में हीरे का अपवर्तनांक काफ़ी अधिक होता है। क्या हीरे को तराशने वाले इस तथ्य का कोई उपयोग करते हैं? उपयोग होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, क्रांतिक कोण सामान्य कांच की तुलना में हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उसका क्रांतिक कोण कम पड़ जाएगा। देखिए IC साइन इनवर्स 1/, अपवर्तनांक ये होता है क्रांतिक कोण। अगर म्यू का मान अधिक होगा तो क्रांतिक कोण कम होगा। क्रांतिक कोण से मतलब ये हीरा है और यहाँ कोई प्रकाश आए ऐसे और ऐसे चला जाए तो ये I जो है ना, ये I कोण जो है, I बड़ा होना चाहिए I क्रांतिक कोण से। तो जब क्रांतिक कोण घटेगा तो ये कोण भी घटेगा, भाई कम से कम कोण पे काम चल जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो हीरा काटने वाले, हीरा तराशने वाले इस तरीके से हीरा काटते हैं कि यह प्रकाश हीरे के अंदर ही चला जाए, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहे, जिससे हीरे में प्रकाश चला जाए, वो हीरे के अंदर घूमता रहे और हीरा चमकता रहे। तो हीरा काटने वाले, हीरा तराशने वाले इसका उपयोग इसलिए करते हैं इस कोण का कि जिससे प्रकाश हीरे के अंदर चला जाए और उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। अब हीरे को तराशा इस तरीके से, ऐसे तराश दिया हीरे को, देखो ये हीरा का तराशा जा रहा है ऐसे, हाँ, मान लिया, चलो यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ ऐसे। ये हीरे को तराश दिया, देखो ऐसे इस तरीके से, ठीक। अब कोई प्रकाश इसमें घुस जाता है, प्रकाश किरण इसमें घुस जाती है ऐसे, ठीक, यूँ चली गई। यहाँ क्रांतिक कोण से बड़ा कोण वापस, यहाँ क्रांतिक कोण से बड़ा कोण वापस, यहाँ क्रांतिक कोण से बड़ा कोण वापस, यहाँ क्रांतिक, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हीरा तराशने वाले इन कोणों का ध्यान रखेंगे, भाई कितने कोण पर हीरे को तराशें ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन आसानी से होता रहे, ठीक। चलिए, हीरा तराशने वाले, उत्तर लिख देते हैं, तराशने वाले ऐसे कोण तय करते हैं कि अधिकतम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहे, जिससे हीरा अधिक चमकता रहे। देखा एनसीईआरटी में कैसे कैसे सवाल है हो गया, ठीक। ये है साधारण सा उत्तर है और कारण मैंने आपका इसको चित्र बनाकर भी बता दिया है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक। ये हो गया हमारा नंबर 18 पूरा हो चुका। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब आते हैं 9-19। देखते हैं, शायद 1 मिनट का, आधे मिनट का विश्राम होगा, देखते हैं, रुकते हैं थोड़ा सा।